अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 17 का। लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्ट ए कर लिया था, पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी का भी हमने एक पार्ट बी में तीन चीजें निकाली थी, उसमें से एक हमने कर लिया था, सही है। तो बाकी दोनों चीजें निकालेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन 17 के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, कौन सी टाइप की सीक्वेंसेस आ रही है? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, सही है ना। इससे पहले भी आपने क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस की जो है वो एनथ टर्म निकाली है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस आ रही थी, आपने उसकी एनथ टर्म निकाली, सही है। लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की हर एक टर्म बन कैसे रही है वो भी सामने गिवन था। तो जब आपको ये पता हो कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कैसे बन रही है, सेकंड टर्म कैसे बन रही है, थर्ड टर्म कैसे बन रही है, फोर्थ टर्म कैसे बन रही है, तो आपको सामने पैटर्न नजर आ जाता है। तो ये जो है वो काफी आसान हो जाता है, सही है। फिर उसकी nth टर्म की एक्सप्रेशन निकालना काफी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन दे दी जाए और वो क्वाड्रेटिक हो, तो फिर उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे हमने पार्ट बी के अंदर सीखना है। अच्छा, पार्ट बी में क्या बोल रहा था? एक्सप्रेस ईच ऑफ पी क्यू एंड आर इन टर्म्स ऑफ एन। आपने जो ये पी क्यू आर है, पी क्या है? कलर टाइल्स की जो है वो आपके पास जो क्या कहते हैं, nth टर्म है। nth टर्म की जो एक्सप्रेशन है वो पी से डिनोट करेंगे। व्हाइट टाइल्स की nth टर्म की एक्सप्रेशन को क्यू से डिनोट करेंगे। और आपके पास जो आर है वो टोटल टाइल्स की nth टर्म की एक्सप्रेशन को डिनोट किया जाएगा उससे। तो ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है एन की फॉर्म में। सही है, इन सारी वैल्यूज में एन अल्फाबेट आए, इसके अलावा कोई और अल्फाबेट नहीं आना चाहिए। नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमने क्यू, आपके पास जो व्हाइट टाइल्स की जो सीक्वेंस थी 4 6 8 10, ये तो लीनियर सीक्वेंस बन रही थी, तो हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली थी। कितनी आ गई थी? 2n+2। अब हम कलर टाइल्स की निकालेंगे। कलर टाइल्स बेटा हमारे पास क्या है? कलर टाइल्स जो है वो हमारे पास इधर बन रही है। कलर टाइल्स बन रही है। पहली है कलर टाइल्स की फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड है 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, सही है। चलो 12 भी लिख लेते हैं, एंड सो ऑन, सही है। अब नहीं सॉरी, कलर टाइल्स की बोल रहा हूँ मैंने, लिख व्हाइट टाइल्स की दी है। कलर टाइल्स की है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, कलर टाइल्स की बेटा आपके पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है, इसमें कितना डिफरेंस है? 1 और 4 में 3 का। 4 और 9 में कितना डिफरेंस है? 5 का। 5 और 9 और 16 में कितना डिफरेंस है आपके पास यहाँ पे? सही है, कितना डिफरेंस है? क्या है? 7 का। 16 और 25 में कितना है? 9 का। अच्छा, एक तो ये है, लेकिन आपके पास क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म्स का सेम नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन उस डिफरेंस का अगर डिफरेंस लेते हैं, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2, ये सेम आ रहा है। 2। 5 और 7 का कितना है? 2। 5 7 और 9 का कितना है? 2। तो आपके पास जो है वो जब डिफरेंस का डिफरेंस सेम है तो वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होती है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की यूनिट टर्म कैसे बनाते हैं, उसका एक मेथड है, बट यहाँ पे वो मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम और आसान है। कैसे? देखो, आपके पास फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 1, सही है। सेकंड नंबर लिखा हुआ है 4, सेकंड टर्म है 4, फिर 9 16 25। 1 4 9 16 25, ये क्या है? थोड़ा सा दिमाग में अगर बंदा सोचे, 1 तो स्क्वायर है, 1 का होता है, सही है। 4 भी स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आपके पास यहाँ पे हर जो नंबर आ रहा है, हर टर्म का जो नंबर है वो क्या है? एक स्क्वायर है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 3 का स्क्वायर है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म में आ रहा है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में आ रहा है 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में आ रहा है 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में आ रहा है 4 का स्क्वायर। तो फिफ्थ टर्म में आएगा 5 का स्क्वायर, सिक्स टर्म में 6 का स्क्वायर। देख लो ऐसे ही है। सिक्स टर्म में, सिक्स पैटर्न के अंदर जो सिक्स टर्म है उसमें 6 का स्क्वायर 36 है। सेवन जो पैटर्न है, जो सेवन टर्म है उसमें 7 का स्क्वायर 49 है। तो एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जो nth टर्म आएगी उसमें आपके पास क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो आपकी इसकी nth टर्म किसके इक्वल थी? p। तो p किसके बराबर है? एन स्क्वायर। और ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? एन स्क्वायर, सही है। तो कितना आसानी से जो है वो इसका इधर आपका nth टर्म की एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई, फॉर्मूला बन गया, सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने आर, आर की वैल्यू भी निकालनी है एन की फॉर्म में। अब ये आर क्या है आपके पास? ये पार्ट बी कर रहे हैं, सही है। हम आर क्या है आपके पास? आर जो टोटल टाइल्स है बेटा, आर क्या है आपके पास? टोटल टाइल्स, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है। आर को उसके nth टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। nth टर्म की एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। नेम है nth टर्म की एक्सप्रेशन का, सही है।
अच्छा, अब आप देखो कि आपके पास टोटल टाइल्स में क्या हो रहा है, जो स्क्वाइड टाइल्स, सॉरी, जो कलर टाइल्स है और जो व्हाइट टाइल्स है, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल टाइल्स आ रहा है। तो इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा आर, वो किसके बराबर होगा, जो आपके पास कलर टाइल्स की जो nth टर्म का फॉर्मूला है पी, और जो व्हाइट टाइल्स की nth टर्म का फॉर्मूला है क्यू, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड, क्योंकि आपके पास कलर टाइल्स और व्हाइट टाइल्स ऐड होके टोटल टाइल्स आ रही है। तो इसकी जो nth टर्म की एक्सप्रेशन है उन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल टाइल्स की nth टर्म की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो आर सिंपली कैसे आ रहा है, आर इक्वल टू पी, पी की क्या वैल्यू है एन स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू की क्या वैल्यू है 2n+2। सही है। तो आर के जो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन बन गई वो क्या बन रही है, n² + 2n+2। और इसमें भी देखो एन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, मतलब आपके पास जो टोटल टाइल्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। तो उसका हमें पूरा मेथड लगा के क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो है वो क्या कहते हैं nth टर्म की एक्सप्रेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत आसानी से ड्राइव कर लिया। सही है। चलो, अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट बी के तीनों पार्ट्स हो गए, तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, पी क्यू और आर एन की फॉर्म में। अब पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में क्या है आपके पास, पार्ट सी में आपको बोल रहा है यूज द रिजल्ट फ्रॉम योर टेबल। अपना जो टेबल का रिजल्ट है उसको यूज करो टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर वाइट टाइल्स इन द पैटर्न दैट हैज अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 290 टाइल्स। सही है। आपको ये बताना है, ये नहीं बताना कि कौन सा पैटर्न है, एक पैटर्न है उसमें टोटल जो है वो 290 टाइल्स आ रही है, तो उसमें व्हाइट टाइल्स कितनी होंगी वो बताओ। सही। अच्छा, तो आपके पास जो है वो 290 टोटल टाइल्स गिवन दे दी, आपको व्हाइट टाइल्स बतानी है। सही है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कलर टाइल्स कितनी है तो इजीली आप व्हाइट टाइल्स निकाल सकते हो। सही है ना। हम्म। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आर आपको गिवन दे दी, आपको टोटल टाइल्स गिवन दे दी ना, टोटल टाइल्स कितनी है 290 टाइल्स है, तो आर की वैल्यू गिवन दे दी यहाँ पे कितनी है 290। सही है। और आपको सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टाइल्स एन, सॉरी एन निकालोगे, मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है वो आपसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको निकालना पड़ेगा कौन सा पैटर्न है, ये एन की वैल्यू निकालोगे। सही है। तो आर वाला जो फॉर्मूला है, आर की वैल्यू 290 इक्वल टू n² + 2n+2। यहाँ से हम सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। एन हमें ये बताएगा कि ऐसा कौन सी पोजीशन है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर टोटल टाइल्स, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके अंदर टोटल टाइल्स जो है वो 290 होंगी। सही है। अच्छा, तो ये प्लस का 290 है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया, n² + 2n+2 माइनस का 290, तो n² + 2n, +2 -290 करोगे -288 हो गया इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो आपके पास एन की वैल्यूज आ जाएंगी। सही है? अच्छा, वैसे बगैर कैलकुलेटर के कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक के अंदर सीखेंगे। सही। तो अभी मैंने क्या किया, मॉड को प्रेस किया कैलकुलेटर में, 5 पे इक्वेशन आ गई। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने 3 प्रेस कर दिया। फिर ये मुझसे पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यूज। ए क्या है आपके पास इधर, जो n² का कोफिशिएंट है, n² से पहले कुछ नहीं लिखा, 1 है। n का कोफिशिएंट b होता है 2। कांस्टेंट नंबर क्या है, -288c। सही है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 2 -288, फिर इक्वल टू दबाओ, एक वैल्यू एक्स की आएगी, x1 x2 आएगा, लेकिन हमारे लिए n की वैल्यू, एक 16 आ रही है, दूसरी -18 आ रही है, n की दो वैल्यूज आ गई, एक 16 और दूसरी -18। एन क्या है, पोजीशन है। सही है। आपके पास ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें 290 टाइल्स हो, वो पोजीशन है, वो 16 पैटर्न है, 16वां पैटर्न, 16वां पैटर्न ऐसा है जिसमें आपके पास जो है वो क्या कहते हैं 290 टाइल्स होंगी, एन की वैल्यू 16 होगी। एन पोजीशन है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पोजीशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और जीरो से छोटी भी पॉसिबल नहीं है। तो एन की वैल्यू ये जो -18 है ये करेक्ट नहीं है, तो एन की क्या वैल्यू है आपके पास 16। तो आपके पास जो है वो 16 वाला पैटर्न ऐसा है जिसमें 290 टाइल्स है, कितनी 290 टाइल्स टोटल। अच्छा, हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ स्क्वायर वाइट टाइल्स की, वाइट टाइल्स कितनी होगी उस पैटर्न में, 16 पैटर्न, 16 वाला पैटर्न ऐसा है जिसमें टोटल 290 टाइल्स है, और हमें ये बताना है कि उस पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स कितनी है। सही है। व्हाइट टाइल्स का हमारा फॉर्मूला है क्यू,
क्यू वाला फॉर्मूला व्हाइट टाइल्स का है। तो क्यू का जो फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू टू एन की जगह पे पोजीशन पैटर्न, कौन सा पैटर्न है 16, तो वो सीक्वेंस की कौन सी पोजीशन होगी 16, तो एन की वैल्यू हमने 16 पुट कर दी, प्लस टू इक्वल टू 2 × 16 32 होता है, प्लस टू किया तो आंसर आ गया 34। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो 16 पैटर्न है जिसमें टोटल 290 टाइल्स है, उसमें 34 टाइल्स कौन सी है, वाइट, और बाकी सारी 290 टाइल्स में से बाकी सारी 34 माइनस कर दो, 34 टाइल्स निकाल दो, तो वो टाइल्स, बाकी टाइल्स आपके पास कौन सी है, कलर टाइल्स है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। एक तो तरीका इसका ये था करने का। सही है। दूसरा, दूसरा एक और तरीका भी है इसका, अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, ये तो इसका बिल्कुल बेसिक मेथड था, वहां पे दिमाग लगाना है कैसे। हमें सिर्फ ये बताना है कि एक पैटर्न है उसमें टोटल 290 टाइल्स है, तो उस पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स कितनी होगी। व्हाइट टाइल्स का जो फॉर्मूला है वो क्यू है, और कलर टाइल्स का है पी। अब पी में देखो क्या है, एन स्क्वायर। सही है ना, पी में क्या है आपके पास, एन स्क्वायर। तो आपको ये सोचना है कि 290 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, उससे छोटा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर नंबर हो, 290 से छोटा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर नंबर हो, वो होता है 256। 290 से छोटा आता है 256। सही है। हम्म। हाँ, तो आपने जो है वो यहाँ पे क्या किया, बोला 16 ट्रम, 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो 16वां पैटर्न, 16 ट्रम ऐसी होगी जिसमें आपके पास क्या होगा, कलर टाइल्स कितने होंगे 256, और 290 में से 256 माइनस कर दो तो 34 वाइट टाइल्स आ जाएंगी। एक तरीका ये है, लेकिन ये डिफिकल्ट मैथड है, ये सोचना इतना आसान नहीं है। तो ये आप इस जो पूरा एक्चुअल मैथड है उससे करो, इजीली हो जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 18 पे। द फर्स्ट 5 टर्म्स इन अ नंबर सीक्वेंस आर, आपके पास जो है वो एक नंबर सीक्वेंस की शुरू की, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग 5 टर्म्स गिवन दी हुई है। क्या है, 1/4 कॉमा, सॉरी 1/2 कॉमा, 4/3 कॉमा, 9/4 कॉमा, 16/5 कॉमा, 25/6 एंड सो ऑन, चलते चलते। सही है। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, राइट डाउन द सेवेंथ टर्म इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की 7 टर्म निकालनी है। शुरू की 5 टर्म लिखी हुई है, छठी निकालो, सॉरी सातवीं निकालो। तो 7 टर्म भी किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी। नहीं, अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, न्यूमिनेटर में देखते हैं 1, सेकंड टर्म में क्या है 4, थर्ड टर्म में 9, फिर 16 25, तो मतलब ये तो स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर आ रहा है, सेकंड में 2 का स्क्वायर आ रहा है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर आ रहा है, फोर्थ टर्म में आपके पास जो है वो किसका स्क्वायर आ रहा है 16 का, फिफ्थ टर्म में किसका स्क्वायर है 6 का, 5 का। तो 6 टर्म में स्क्वायर होगा 6 का, और 7 टर्म में स्क्वायर होगा 7 का। तो ऊपर आ गया 7 का स्क्वायर 49, और डिवाइड में फर्स्ट टर्म में 2 है, फिर 3 4 5 6, तो नेक्स्ट टर्म में 7 आएगा 6 टर्म के अंदर, और फिर 7 टर्म के अंदर 8 आ जाएगा। ऐसे ही है। तो आपके पास 7 टर्म क्या हो गई सीक्वेंस की, 49/8। चलो, पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहे हैं आपने इसकी एक्सप्रेशन बनानी है। सही है ना, इन एन मतलब एन टर्म की एक्सप्रेशन बनानी है एन की फॉर्म में, इस सीक्वेंस की। न्यूमिनेटर की अलग बनेगी, डिनोमिनेटर की अलग बनेगी। न्यूमिनेटर की तो बहुत आसान है, जो टर्म है न्यूमिनेटर में उसी नंबर का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट 1 का स्क्वायर, फिफ्थ टर्म है तो 5 का स्क्वायर है, सिक्स टर्म है तो 6 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म है तो 4 का स्क्वायर है। तो एन टर्म होगी तो एन का स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में फर्स्ट टर्म में 2 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, और थर्ड टर्म में 4 है। तो जो टर्म है उससे नंबर एक ज्यादा है, तो एन टर्म होगी तो नंबर एक ज्यादा होगा, n+1। सही है। तो ये इसकी एन टर्म का फॉर्मूला बन गया। पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, के टर्म इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की के टर्म मतलब आपके पास टी के। सही है ना, टर्म को टी से लिखते हैं ना, टी के गिवन दे दी सीक्वेंस की, 4 4 1/2 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगी के की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो आपने अभी जो टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया है वो क्या होता है, टीएन होता है ना। जो भी टर्म की एक्सप्रेशन फॉर्मूला ड्राइव होता है वो टीएन होता है। किसके बराबर ड्राइव हुआ था अभी, n² / n+1। एन की क्या वैल्यू है, एन की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, देखो टी के, टी एन होता है, इसने एन की जगह क्या रख दिया के। इसका मतलब आपने एन की जगह पे क्या पुट करना है, के। तो टी एन की वैल्यू आ गई के इक्वल टू एन की जगह पे के उसका स्क्वायर डिवाइड में n+1, एन की जगह पे k+1। सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है,
टी के की वैल्यू है 441/2 इक्वल टू के स्क्वायर ओवर के प्लस वन। सही। अच्छा, के प्लस वन डिवाइड में है, 441 के पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 441 मल्टीप्लाई के प्लस वन इक्वल टू 22 डिवाइड में है, के स्क्वायर के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया 22 के स्क्वायर। पहले 441 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 441 के हो गया। अच्छा, ये 441/2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, हो जाता तो अच्छी बात थी। चलो, 441 के से मल्टीप्लाई हुआ, 441 के हो गया, फिर ये 441 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 441 इक्वल टू 22 के स्क्वायर। अच्छा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक साइड को हम जीरो बनाएंगे, लेफ्ट साइड को जीरो बना देंगे। तो ये राइट साइड पे के स्क्वायर है, उसको वैसे ही रहने देंगे। जीरो इक्वल टू 22 के स्क्वायर। ये प्लस का आपके पास जो है वो 441 के प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा 441 के। 441 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 441 हो जाएगा। सही है। और अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सही है, और इजीली हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए की क्या वैल्यू है इधर हमारे पास, ए की वैल्यू है 22, बी की वैल्यू है -44, और सी की वैल्यू है माइनस सॉरी बी की वैल्यू -441, सी की वैल्यू है -441। सही है। तो अच्छा, ए की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू पुट करें 22, बी की वैल्यू -441, सी की वैल्यू -441, इक्वल टू का साइन प्रेस किया। एक वैल्यू 21 आ रही है और दूसरी -21/22 आ रही है। के की एक वैल्यू आ गई 21 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास, एक वैल्यू के की है 21, दूसरी वैल्यू है -21/22। अभी के है क्या, आपके आपने एन की जगह पे के पुट किया है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन। तो के भी बेसिकली क्या है, एन और के अगर इक्वल है तो इसका मतलब एन अगर पोजीशन है तो के भी क्या है, पोजीशन। पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, और पोजीशन कभी भी जो है वो डेसिमल्स में भी नहीं हो सकती। सही है, या डेसिमल या फ्रैक्शन एक ही बात है, डेसिमल और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास या तो पोजीशन फोर्थ होगी या फिफ्थ होगी। 4.5 पोजीशन पॉसिबल नहीं है। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5 पोजीशन हो। सही है ना। सीक्वेंस के अंदर या तो फोर्थ पोजीशन होगी या फिफ्थ पोजीशन होगी, 4.5 होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो के की वैल्यू -21/22 है, नेगेटिव होने की वजह से भी गलत है और फ्रैक्शन होने की वजह से भी ये वैल्यू सही नहीं है। तो के की क्या वैल्यू आ गई, 21। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। सर क्या बोलता है, तो बोलता एट हम्म। टाइम निकालो। कौन सी टर्म निकालो, एट टर्म। तो एट टर्म में क्या हो जाता है, एट टर्म में क्या होता है, हाँ ऊपर आता है एट का स्क्वायर, एट का स्क्वायर 64, और डिवाइड में एट के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, नाइन, डिवाइड में नाइन आ जाता। सही। और अगर कोई और सर टर्म जो निकालने को बोल रहे हैं, हाँ। आपने क्या हुआ, डी और सी वैल्यू लिखी है, क्या बोल रही हो। नीचे जो आपने ए बी सी की वैल्यू लिखी है, हाँ, जो ये वो बेटा आप के उसमें का चेक स्क्वायर, मतलब आपके पास जो भी टर्म स्क्वायर वाली होती है ना, उसका कोफिशिएंट क्या होता है, ए। और जो के वाली, मतलब जो भी के की पावर वन या के हो, एन हो, ए, कुछ भी हो, तो उसका कोफिशिएंट होता है बी, और कांस्टेंट नंबर सी होता है, लेकिन साइन के साथ लेने होते हैं। सही है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में भी हमने यही पढ़ा था ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया सर। था आपको। अभी हम इससे भी करेंगे क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये आपने ए बी और सी कैसे निकले, बेटा ये तो समझा रहा ये हूँ, नहीं जो ये निकाला। आपके पास स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। देखो ना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का हमने पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस हो, ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रही हो, आवाज कट रही है। ये तो 44 के लिखा है ना बी के अंदर ऊपर, बी के अंदर क्या लिखा है, 44 नहीं तो बेटा, आपने नीचे 41 है। 44। नहीं नहीं, 41 है, ऊपर देखो 41 है मैंने, अच्छा 40 वो लिख दिया है, मैं सही कर देता हूँ। 441 के है, सही है। माइनस का प्लस का 441 के है ना लेफ्ट पे, राइट राइट पे आगे माइनस का 441 के होगा। सही है। तो जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो के ए होता है, जो पावर वन वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी होता है, बट साइन के साथ लेने हैं आपने। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 19। द फर्स्ट फोर पैटर्न इन अ सीक्वेंस आर शोन इन द डायग्राम। आपके पास जो है इस डायग्राम के अंदर सीक्वेंस के शुरू के चार पैटर्न्स गिवन दे दिए, सही है। पार्ट ए। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन एन। आपने एक्सप्रेशन लिखनी है एन की फॉर्म में फॉर द नंबर ऑफ कलर टाइल्स इन पैटर्न एन, सही है। आपके कलर टाइल्स की आपने एक्सप्रेशन लिखनी है एनएट ट्रम की, सही है ना। कलर टाइल्स कितने हैं फर्स्ट पैटर्न के अंदर? 3, सेकंड पैटर्न में 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। तो ये तो आपके पास लीनियर सीक्वेंस बन रही है। 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 है, 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 है, 5 और 6 का डिफरेंस भी कितना है? 1 है। तो बी की वैल्यू है 1। तो ये तो लीनियर सीक्वेंस बन गई, बी की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब हम सी निकालेंगे। बी, बी की वैल्यू 1। एन, बी एन प्लस सी होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो बी एन प्लस सी, ये एक्सप्रेशन निकालने का मेथड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बी की वैल्यू 1, एन की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, प्लस सी इक्वल टू, एन की वैल्यू 1 पुट की है तो फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3। तो सी इक्वल टू 3। 1 × 1 होता है, प्लस का है, लेफ्ट पे राइट पे आके माइनस हो गया। तो सी की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 3 - 1 = 2। सी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, सही है। तो बी की वैल्यू है 1 × n प्लस सी की वैल्यू है 2। तो 1 × n, n + 2, सही है। तो n + 2 आपके पास क्या बन गई? ये जो, हाँ क्या कहते हैं, पैटर्न के अंदर कलर टाइल्स है उनकी nth टर्म का एक्सप्रेशन बन गई, सही है। उसकी एक एक्सप्रेशन बन गई n की फॉर्म में। अब हम चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। दो अननोन्स निकालने हैं, एक ए और दूसरा बी। गिवन दैट द नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स इन पैटर्न एन। अगर आपके पास जो ये पैटर्न्स है इसमें जो व्हाइट टाइल्स है, अगर आप उसकी एक्सप्रेशन लिखो तो उसकी एक्सप्रेशन लिखने का फॉर्मूला क्या है इसने बता दिया, an² + bn। अब ए एन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आपके पास ये जो व्हाइट टाइल्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, लीनियर नहीं बनेगी, सही है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? n² होता है, an² + bn + c। अब इसने यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखा क्योंकि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है an² + bn + c। अब यहाँ पे ये सी नहीं लिख रहा, इसका मतलब है सी की वैल्यू 0 होगी। तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी की वैल्यू बताओ कि आपके पास जो व्हाइट टाइल्स पैटर्न के अंदर जो व्हाइट टाइल्स है उसकी सीक्वेंस की अगर एक्सप्रेशन बनाई जाए तो वो बनेगी an² + bn में। तो इसमें ये जो ए आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, ये जो बी आ रहा है इसकी क्या वैल्यू, ये फाइंड करनी है। आ जाओ, सबसे पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं व्हाइट टाइल्स की। फर्स्ट पैटर्न में कितने आपके पास व्हाइट टाइल्स है? 3। सेकंड पैटर्न के अंदर कितने व्हाइट टाइल्स है? 8। थर्ड पैटर्न में आपके पास कितने व्हाइट टाइल्स है? 15। फोर्थ पैटर्न में आपके पास कितने व्हाइट टाइल्स है? 3 6 12 20 20, नहीं 24। यस 24। एंड सो ऑन चलता रहेगा, सही है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में कितना डिफरेंस है? 3 और 8 में कितना डिफरेंस है आपके पास? फर्स्ट टू टर्म में क्या डिफरेंस है? 5 का। 8 और 15 में कितना डिफरेंस है? 7 का। 15 और 24 में आपके पास कितना डिफरेंस है? 9 का, एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सही है। लेकिन जैसे ही ये जो डिफरेंस निकाला है इसका अगर वापस से डिफरेंस निकालेंगे, 5 और 7 का 2, 7 और 9 का 2, तो अब आपके पास क्या हो रहा है? डिफरेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो दूसरी मर्तबा में जाके आपके पास डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे दो डिफरेंस निकाले हैं। ये पहला वाला कहलाता है फर्स्ट डिफरेंस, आप D1 कह लो। दूसरा वाला D2 कह लो, सेकंड डिफरेंस, सही है। तो अगर दो मर्तबा डिफरेंसेस निकालते हैं और दूसरी मर्तबा में जाके डिफरेंस सेम आता है तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहलाती है। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस निकालने का फॉर्मूला an² + bn + c होता है, सही। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे आप देख लो। तो सबसे पहले आपको ये ए निकालना है। ए का याद रखो कैसे निकलेगा। आपके पास जब भी आपको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में ए निकालना हो, सिंपली आप क्या लिखोगे? 2a, सही है। क्या लिखोगे? 2a। और ये 2a किसके इक्वल होता है आपके पास? जो भी आपके पास डिफरेंस 2 में कॉमन डिफरेंस सेम आया है, कॉमन डिफरेंस दूसरी मर्तबा जाके डिफरेंस सेम आया है ना, तो क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये 2a किसके बराबर होगा? जो भी डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, उसके इक्वल होगा। तो 2a किसके इक्वल होगा? 2 के।
अगर ये कॉमन डिफरेंस 4 होता तो 2a इक्वल होता 4 के। अगर ये कॉमन डिफरेंस 10 होता तो 2a इक्वल होता 10 के। तो जब भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का आप क्वेश्चन करोगे तो ऑलवेज ये 2a रहेगा, और ये इक्वल किसके आएगा, जो लास्ट डिफरेंस निकला है उसमें जो कॉमन डिफरेंस सेम है उसकी वैल्यू के इक्वल होगा। यहाँ से a आ जाएगा। एक इसके बराबर हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, 2 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सही है, ए तो 1 आ गया। ए की वैल्यू निकालने को बोला था, हमने निकाल के दे दी, 1 है। अब बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा, आपके पास जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो है 3, 8, 15, 24, आपने लिख दी। सही है। अब बेटा आपने नीचे एक और सीक्वेंस लिखनी है, वो कैसे लिखोगे? आपके पास ये कौन सी सीक्वेंस है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, सही है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में आपके पास ए की वैल्यू आई है 1। ए एन स्क्वायर होता है ना, फर्स्ट टर्म में ए एन स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, और एन स्क्वायर एज इट इज कॉपी, 1 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब आपने एक सीक्वेंस बनानी है एन स्क्वायर की मदद से। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। दूसरी सीक्वेंस ऐसे बनेगी। फिर एन की वैल्यू 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9। फिर एन की वैल्यू 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों सीक्वेंस को हम माइनस करेंगे। 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 4, आपके पास क्या हो गया, 4। 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6। 24 माइनस 16 कितना हो गया आपके पास, 8। तो अब ये 2 4 6 8, ये आपके पास एक न्यू सीक्वेंस बन गई। ये किसमें है, लीनियर, ये लीनियर सीक्वेंस है, आर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2। 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। 2 6 और 8 का डिफरेंस भी कितना है, 2। सही है। अच्छा, तो अब ये लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस को हम कैसे उसकी nth टर्म निकालते हैं, bn प्लस c से। तो b की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये जो b की वैल्यू है 2, ये लीनियर सीक्वेंस की भी है, और यही b की वैल्यू आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की भी है। तो b की वैल्यू भी 2 आ गई। अगर c निकालने को बोलता तो हम c भी निकाल लेते, लेकिन इसने नहीं बोला। अगर आप यहाँ पे c निकालोगे तो इसका मतलब 0 आएगा, क्योंकि उसने नहीं लिखा है। इसका मतलब c की वैल्यू 0, निकाल के चेक भी कर सकते हैं 0। देखो कैसे आ रहा है, b की वैल्यू 2 पुट की, n की जगह पे 1 प्लस c। n की वैल्यू 1 पुट की है तो फर्स्ट टर्म 2, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, 2 के इक्वल आ गया। सही है। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, प्लस का 2 है, लेफ्ट पे राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा। c इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 आ गया। देख रहे हो, c 0 आ गया। तो इसने आपको बोला था a की वैल्यू निकालो, आपने निकाल ली 1 है, b की वैल्यू निकालो 2 निकाल ली। तो अब आपके पास ये जो कलर, सॉरी व्हाइट टाइल्स थी, व्हाइट टाइल्स की अगर आप nth टर्म का या जनरल टर्म का एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो कैसे बनेगी, a की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर हो गया, प्लस बी की वैल्यू 2n। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गई, व्हाइट टाइल्स की एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बन गया। सही है, व्हाइट टाइल्स की जनरल टर्म का nth टर्म की एक्सप्रेशन बन गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इस कॉन्सेप्ट में कि आप कैसे निकालते हो क्वाड्रेटिक सर सीक्वेंस nth टर्म, ऐसे निकालते हो। सही है। फर्स्ट आप क्या सर करोगे, हाँ बोलो। ये जो आपने माइनस किया है 3 हम्म, 8 24 तो ये क्यों बोलो किया है? बोलो बेटा। हाँ, क्योंकि बेटा हमें क्या करनी थी, ये जो क्या कहते हैं, हमें एक ऐसी सीक्वेंस बनानी थी जो लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो। इसके लिए क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर में कन्वर्ट करना था। तो लीनियर में कन्वर्ट कैसे किया, एक और सीक्वेंस बनाई, और जो एक्चुअल सीक्वेंस थी उसको जो न्यू सीक्वेंस आई थी उससे माइनस किया, तो एक और सीक्वेंस बन गई, वो लीनियर बनेगी। सही है। अब वो कैसे पता चला कि ये सीक्वेंस होगी क्या, तो सिंपली ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू निकाल ली थी, 2a किसके बराबर था, 2a किसके बराबर था आपके पास, कॉमन डिफरेंस के। कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 2। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सेम क्या आ रहा था, 2। 2 किसके इक्वल था, 2 के। यहाँ पे और पास जो फर्स्ट टर्म है, 1 पुट किया, 1 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, n स्क्वायर आ गया। यहाँ पे n स्क्वायर जो आ रही है, इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, 1 2 3। सही है। तो हम जैसे ही पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगी। सही है। तो ये न्यू सीक्वेंस को हम जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास अब एक और नई सीक्वेंस आएगी, वो बेसिकली लीनियर सीक्वेंस बनेगी। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये समझ में आ गई? सर आपकी थोड़ी आवाज अटक रही थी। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था
कि आपके पास जो है वो लीनियर आपने क्या जो एक्चुअल सीक्वेंस थी, जो आपके पास सीक्वेंस थी कलर टाइल्स की, सॉरी वाइट टाइल्स की, वो क्वाड्रेटिक थी। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को लीनियर के अंदर आपने कन्वर्ट करना था। तो लीनियर सीक्वेंस एक बनानी थी, क्योंकि आपके पास लीनियर सीक्वेंस बनेगी तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो ना। बी एन प्लस सी कौन सी सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर की। तो इसके लिए आपने इन दोनों सीक्वेंस को माइनस किया, और फिर आप देख लो जो न्यू सीक्वेंस बनी है माइनस होने के बाद, वो लीनियर सीक्वेंस बन रही है। सही है। तो इसलिए बनाया था हमने। इसमें देख लो बेटा, और कुछ पूछना है? सर यानी आपको क्वाड्रिक हाँ। सीक्वेंस लीनियर में। हाँ, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना है, वरना तो आप जो है वो बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमने इधर सी भी निकाला, वो जीरो आया, कोई बात नहीं। तो बी और सी निकालने के लिए आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना है। सही है। हम्म। ओके सर। और बेटा, और कुछ देख लो, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सही है। द फर्स्ट थ्री पैटर्न इन अ सीक्वेंस आर शोन इन द डायग्राम। आपके पास डायग्राम के अंदर जो है वो सीक्वेंस के शुरू के तीन पैटर्न्स बने हुए हैं। द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन दीज थ्री पैटर्न्स आर। सही है ना, वाइट स्क्वायर्स कितने वो भी बता दिए, और आपके पास जो है वो कलर्ड स्क्वायर्स कितने हैं हर एक पैटर्न में वो भी बता दिए। सही है। तो वाइट स्क्वायर्स की, सही है, और कलर्ड स्क्वायर्स दोनों की सीक्वेंस गिवन दे दी। सही। पार्ट ए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन पैटर्न 4 एंड इन पैटर्न 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे पैटर्न 4 में और पैटर्न 5 में, आपने वो बताने हैं। सही है, पहली चीज तो ये बतानी है कि पैटर्न 4 के अंदर कितने टोटल आपके पास स्क्वायर्स है, और पैटर्न 5 के अंदर कितने हैं। सही है। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट स्क्वायर्स की सीक्वेंस लेंगे। व्हाइट स्क्वायर्स की जो सीक्वेंस है वो है 4, 24 एंड 60। 4, 24 एंड 60। इसी तरह हम पैरेलल ले लेते हैं साथ ही इसके कलर्ड स्क्वायर्स की भी सीक्वेंस, 12, 40 और 84। तो अब बेटा यहाँ पे आप देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं, बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, और नजर भी नहीं आएगा आपको सेम यहाँ पे। तो 4 और 24 में कितना डिफरेंस है? 20 का। 24 और 60 में कितना डिफरेंस है? 36 का। सही है। इसी तरह आपके पास 20 और 36 में आपके पास क्या है? फर्स्ट डिफरेंस लिया आपने, D1 लिया, D1 निकाला, फर्स्ट डिफरेंस निकाला, सेम नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही सेकंड डिफरेंस निकालोगे, 20 और 36 में कितना डिफरेंस है? 16। और टर्म्स नहीं गिवन दी हुई, और टर्म्स आपने बनानी है, तो वो उसी डिफरेंस से बनेंगी। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा, मतलब कि सेकंड डिफरेंस क्या होगा? 16। सेकंड डिफरेंस सेम है, सेकंड डिफरेंस कितना है? 16 है। सही है। तो अब आपने इसकी फोर टर्म निकालनी है और फिर फिफ्थ टर्म भी निकालनी है। आगे की आपने नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, क्योंकि दो और पैटर्न्स में आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, तो दो और टर्म्स चाहिए आपको। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 60 के बाद वाली टर्म कैसे निकलेगी, हम अब रिवर्स चलेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा? 36 में क्या ऐड होगा? 36 की नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? उसमें फर्दर 16 ऐड हो जाएगा। तो 36 में 16 ऐड कर दो, कितना हो गया? 52। 36 में 16 ऐड कर दो, 36 प्लस 16, तो ये आपके पास आ गया 52। फिर फर्दर 52 में फर्दर क्या ऐड होगा? 16, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंस D2 सेम है। सही है। फिर 52 में क्या ऐड होगा? 16, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा? 68। सही है। अब आ जाओ, हमने अब ऊपर वाली सीक्वेंस, एक्चुअल सीक्वेंस की फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल लेनी है। तो 60 में आप क्या ऐड करोगे? 52। जैसे ही आप 60 में ऐड करोगे तो आपके पास फोर्थ टर्म आ गई, 1112। फोर्थ टर्म में कितने आपके पास जो है वो स्क्वायर टाइल्स है वाइट वाले? 1112। और फिफ्थ टर्म में आपके पास कितने होंगे? तो 1112 में आप क्या ऐड करोगे? 68। तो 180 टाइल्स होंगे। सही है, फिफ्थ पैटर्न के अंदर व्हाइट वाले। अब कलर टाइल्स का इसी तरह हम निकाल लेते हैं। ये हमने व्हाइट का निकाल लिया, अब कलर्ड स्क्वायर, सॉरी टाइल्स नहीं, स्क्वायर। व्हाइट स्क्वायर्स का हो गया, इसी तरह हम कलर स्क्वायर्स का कर लेंगे। कलर स्क्वायर्स में आओ, D1 सबसे पहले डिफरेंस निकाला हमने, 12, 40, 84। यही है आपके पास कलर्ड स्क्वायर की सीक्वेंस है ये। उसने काउंट करके दे दिया, हम इतनी आसानी से काउंट नहीं कर सकते, तो उसने काउंट करके हमें दे दिया। सही है। अच्छा, तो वो पैटर्न नहीं भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 और 40 के दरमियान में कितना डिफरेंस है?
D1 निकालते हैं पहले। 12 और 40 के दरमियान में डिफरेंस है तकरीबन 28 का, है ना? कितना डिफरेंस आ रहा है 40 और 84 में? 44 का। सही है। तो इसका मतलब है D1 सेम नहीं है, तो आप D2 भी निकालेंगे। तो आपके पास जो है वो 28 और 44 में कितना डिफरेंस है, तो 44 में से 28 माइनस कर देंगे, तो आ गया 16 का। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो हर एक पैटर्न के अंदर जो है वो जाके सेकंड टाइम डिफरेंस जो है वो 16 सेम है। सही है। अच्छा, तो अब हमें ये पता करना है कि जो फोर्थ पैटर्न होगा उसमें कितने कलर्ड स्क्वायर्स हैं, इसी तरह फिफ्थ पैटर्न के अंदर कितने कलर्ड स्क्वायर्स हैं। सही है। तो हम रिवर्स चलेंगे। हमारे पास जो D1 की जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी 44 के बाद, वो कैसे आएगी, जैसे ही 16 ऐड हो 44 में, तो 44 में 16 ऐड कर देते हैं हम, 60 आ गया। फिर 60 में फर्दर क्या ऐड हो, 16, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D2 वाला सेम है। 60 में 16 ऐड करेंगे तो 76 हो गया। सही है। तो इसी तरह आपके पास 84 में क्या ऐड होगा, 60, 60 प्लस 84, तो 144। तो फोर्थ पैटर्न के अंदर कलर टाइल्स कितने हैं, 144। इसी तरह आपके पास जो है वो 144 में क्या ऐड होगा, 76। तो आपके पास फिफ्थ पैटर्न के अंदर कितने कलर टाइल्स है, वो आ गया 220। सही है। तो आपको ये भी पता चल गया कि पैटर्न 4 के अंदर कितने आपके पास जो है वो इस कलर्ड और वाइट स्क्वायर्स है, इसी तरह पैटर्न 5 के अंदर भी कितने कलर्ड और वाइट 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 स्क्वायर्स है। तो आप इन दोनों को, कलर्ड स्क्वायर्स और वाइट स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। सही है। पहले हम पैटर्न 4 का निकाल लेते हैं। पैटर्न 4, पैटर्न 4 में आपके पास जो है वो कलर्ड स्क्वायर वाइट वाइट स्क्वायर्स कितने, 112, और कलर्ड कितने हैं 144, इन दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल आपके पास जो है वो कितने स्क्वायर्स आ गए पैटर्न 4 में, 112 प्लस 144, 256। 256 पैटर्न 4 के अंदर टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 256। इसी तरह पैटर्न 5 में आपके पास वाइट स्क्वायर्स है 180 प्लस, और 220 स्क्वायर्स है कौन से, कलर्ड, दोनों को ऐड कर दो तो 400 स्क्वायर्स हो गए। पैटर्न 5 के अंदर टोटल 400 स्क्वायर्स है। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं पार्ट बी। इसका पार्ट बी में क्या बोल रहा है, पार्ट बी में आपको बोल रहा है यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ पैटर्न 1 to 5, हर एक पैटर्न जो है आपके पास 1 से 5 तक का, सही है, हर एक पैटर्न के अंदर, हर एक पैटर्न में जो 1 से 5 तक के पैटर्न है, फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। हर एक पैटर्न का आपने फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। सही है। पैटर्न 1 से लेके 5 तक फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक ऊपर एक नंबर होता है और एक नंबर नीचे, न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर। ऊपर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स, और नीचे कलर्ड स्क्वायर्स। ऊपर वो वैल्यू आएगी कि कितने व्हाइट स्क्वायर्स है, और नीचे कितने कलर्ड स्क्वायर्स है, वो आएगा। पहले हम पैटर्न 1 P1 का निकाल रहे हैं, फिर P2 का, फिर P3 का, फिर P4 का, फिर P5। सही है। तो सारे पैटर्न्स का निकाल लेंगे, 5 के 5 पैटर्न्स का। अच्छा, P1 पैटर्न के अंदर आपके पास जो है वो ऊपर आएगा कलर्ड स्क्वायर्स, सॉरी व्हाइट स्क्वायर्स, और नीचे कलर। P1 में 4 है व्हाइट स्क्वायर्स और कलर्ड स्क्वायर्स है 12, तो 4/12 हो गया। तो इसका आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है तो 1/3। 4 और 12 3 के टेबल से डिवाइड हो गए, 1/3 हो गया। अच्छा, जो सेकंड पैटर्न है आपके पास, उसमें कलर्ड व्हाइट स्क्वायर्स 24 है और कलर्ड है 84। सही है। पहले आपने जो है वो व्हाइट रखना है ऊपर और नीचे कलर्ड रखना है 24, सॉरी हाँ, सेकंड पैटर्न में व्हाइट स्क्वायर है 24 और कलर्ड है 40, तो 24/40। अब ये दोनों को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आ जाओ, डिवाइड हो जाएंगे इजीली। 2 से भी होंगे, 4 से भी होंगे, 6 से नहीं होंगे, 4 से करते हैं। सही है। 12 से भी शायद नहीं होंगे, 4 के टेबल में 24 आता है आपके पास, 8 से भी हो जाएंगे, 4 के बाद 8 से भी। 8 के टेबल में आपके पास 40 आता है 5 पे, और 24 आता है 3 पे, तो 3/5 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब पैटर्न 3 का रेशो निकाल लेंगे, ऊपर आ जाएंगे व्हाइट टाइल व्हाइट स्क्वायर्स और नीचे कलर्ड। पैटर्न 3 में व्हाइट स्क्वायर 60 है और 84 कलर्ड है, तो 60/84।
तो 60 और 84 को कैंसिल कर दो आप। 2 से पहले करते हैं तो ऊपर तो 30 आ गया और नीचे 84 का आधा कितना होता है? 84 का आधा 4 और 2, फिर 1 से करते, 3 से करते हैं, सॉरी फिर 2 से करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये आपके पास 30 और 42 6 से हो जाएंगे। 6 की टेबल में 30 आता है 5 पे, और 42 आता है 7 पे। 5/7 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब पैटर्न 4 में वाइट आपके पास है 112 और 114 आपके पास कलर्ड है। 112/144, तो ये 144 है। अच्छा, तो 112 और 144 को आप कर दो 2 से या 4 से डिवाइड, 4 से हो जाएगा। 8, सॉरी 8 आता है। 144 को डिवाइड कर दो 4 से, इसी तरह 112 को भी कर दो। तो 112 को जब आप डिवाइड करोगे इससे, 4 से, तो 28 आ गया। और डिवाइड में 144 को करेंगे 4 से, तो 36 आ गया। फिर ये फर्दर हो सकते हैं किससे? 4 से ही हो रहा है। 4 के टेबल में 28 आता है 7 और 36 आता है 9, तो मतलब डायरेक्ट 16 से भी कर सकते हो आप, सही है। 7/9 सिंप्लीफाइड फॉर्म है पैटर्न 4 के फ्रैक्शन की, सही है। अब पैटर्न 5 का फ्रैक्शन लिखेंगे। कलर्ड है, इसमें वाइट है 180 और कलर्ड है 220, तो 180 ऊपर आ गए वाइट स्क्वायर्स और नीचे 220, 0 से 0 कैंसिल, और 18 और 22 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 11, 9/11 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। तो ये आपका पार्ट बी हो गया। पार्ट बी हो गया। अब पार्ट सी पे चलते हैं। हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन इन एन। आपने जो है वो सर एक्सप्रेशन निकालनी है इनकी। हाँ बोलो। क्या बोलते हैं, हमें तो लेकिन फ्रैक्शन को सिंपलीफाई नहीं करना होता था उसमें, सीक्वेंस में। किसमें? यहाँ पे नहीं, सीक्वेंस। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना होता था, लेकिन इससे सवाल में लिखा हुआ है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सीक्वेंस में हम कभी भी नहीं करते खुद से। हाँ अगर लिख दिया जाए तो हम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, सही है। यहाँ पे इसने बोला था तो हमने किया है, वरना नहीं करते। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्ट बी में। पार्ट सी में है हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन। आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, मैं दिखा देता हूँ ऊपर से। हेंस फाइंड एन एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, सही है, एक्सप्रेशन निकालनी है इन एन फॉर द फ्रैक्शन। अच्छा, आपने जो है वो फ्रैक्शन में निकालनी है, सही है। आपने एक्सप्रेशन निकालनी है, nth टर्म मतलब बनानी है, सही है, nth टर्म की एक्सप्रेशन बनानी है, व्हाइट स्क्वायर्स की भी और कलर्ड स्क्वायर्स की भी। ऊपर व्हाइट स्क्वायर की लिखोगे और नीचे कलर्ड स्क्वायर्स की लिखोगे, और फिर गिव योर आंसर इन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो उसमें अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो दो आपके पास सीक्वेंसेस है, इनकी आपने nth टर्म की एक्सप्रेशन बनानी है। और मजे की बात है कि ये कलर्ड स्क्वायर्स की या व्हाइट स्क्वायर्स की दोनों की सीक्वेंसेस किसमें है आपके पास? क्वाड्रेटिक है, सही है, लीनियर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म है an² प्लस bn, an² प्लस bn प्लस c, सही है। पहले हम फर्स्ट वाली सीक्वेंस ले रहे हैं, कौन सी? जो 4, 24, 60, 112, 180 है ना, ये वाली लेते हैं, सही है। ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं, इधर किया हुआ है ये काम सारा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है इनका? मतलब दूसरी मर्तबा जाके डिफरेंस सेम आ रहा है ना, D2 में सेम आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 16। और आपको ये पता है ये जितना भी डिफरेंस होता है ये किसके बराबर होता है? 2a के। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू मिल गई आपको? ये डिफरेंस किसके बराबर है? 2a के। तो 16 किसके बराबर है? 2a। मजे की बात है दूसरा का भी यही है, सेम है, दोनों की a की वैल्यू सेम ही आएगी। 16/2, तो a की वैल्यू आ गई 8। अगर आप देखो जो सेकंड आपके पास सीक्वेंस है, जो कलर टाइल्स की है और व्हाइट टाइल्स की है, दोनों में दूसरी मर्तबा जाके डिफरेंस सेम आ रहा है और 16 16 है। इसका मतलब दोनों की ए का कोफिशिएंट सेम ही होगा, ए की वैल्यू सेम ही होगी 8। अब हमने क्या करनी है, दोनों की बी और एन की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस है उसकी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो लिखते हैं। ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है आपके पास? फर्स्ट वाली 4, 24, 4, 24, ये पार्ट सी कर रहे हैं, सही। यहाँ से शुरू हुआ है पार्ट सी। 4, 24, 60, 112, बस 112, बस शुरू की 3 से 4 टर्म्स की नीड है, की नीड भी नहीं है, सही। 112 एंड सो ऑन। सारी पांचों की पांच लिखने की जरूरत भी नहीं है, 3 लिख लो बहुत है, 4 लिख लो अच्छी बात है।
अच्छा, अब हम इसके क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में जो ओरिजिनल सीक्वेंस होती है उसके नीचे एक सीक्वेंस बनाते हैं। सही है, और फिर उन दोनों सीक्वेंस को माइनस करवाते हैं। एक सीक्वेंस बनाएंगे, कैसे बनेगी, याद करो, वो हमने बनाई थी ए एन स्क्वायर से। ए एन स्क्वायर, ए की वैल्यू आई है मेरे पास 8n स्क्वायर। सही है, तो 8n स्क्वायर से एक न्यू सीक्वेंस बनेगी। सबसे पहले हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। एन की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब वो मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो 8 1 8 हो गया, कॉमा। अब एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 8 इज 16, कॉमा। सही, सॉरी 16 कहाँ से आ गया, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 32। फिर एन की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सही है, चौथे का भी लिखना है लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 3 ही लिख रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास एक लीनियर सीक्वेंस बन जाएगी। 4 - 8 माइनस करना है, 4 - 8 कितना हो गया, -4। 24 - 32 करोगे तो -8 आ जाएगा। सही है, 60 - 72 करोगे तो -12 आ गया। तो अब आपके पास जो है वो -4 -8 -12 एक न्यू सीक्वेंस बन गई। -4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि -8 आ जाए, -4। -4 -4 -8 हो जाता है। -4 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि -12 बन जाए, -8 में -4 ऐड करेंगे, -12 बन जाएगा। तो अब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लीनियर सीक्वेंस बन गई, -4 -4। सही है। अच्छा, तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, लीनियर सीक्वेंस वैल्यू जगह -4, टर्म क्या थी, सर -4, आप -4 के इक्वल। हाँ, आपकी आवाज अटकती बोलो। है। अच्छा, एक मिनट। अब आवाज आ रही है सही। हम्म, यस अब सही सर। आवाज आ रही है। चलो, तो मैंने क्या सर किया यहाँ पे। हाँ। जो आपने टू a n power 2 इज इक्वल टू n power 2, ये हम्म, क्या, ये क्या आपने, an² + bn + c, ये कह रही हो। नहीं नहीं नहीं, a n power 2 इज इक्वल टू a n power 2। अच्छा, an² बेटा, ये an² से ना आप न्यू सीक्वेंस बनाते हैं, जो ओरिजिनल सीक्वेंस से माइनस होती है। सही है, ए की वैल्यू 8 आई थी, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 थी, तो वहां पे 1 × n² सिंपल n² आया था। सही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 8 है, तो 8n² हो गया। अब मैंने अगर इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूंगा पहले, तो 8 n की वैल्यू 1। अच्छा, इधर देखो, n की वैल्यू 1 पुट की, तो 8 n की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 8, 8 हो गया। तो आपके पास जो है वो न्यू सीक्वेंस जो बनी उसकी फर्स्ट टर्म 8 आ गई। फिर n की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो फिर 8 n की जगह पे 2, उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 मल्टीप्लाई 8, 32 आ गई। सेकंड टर्म कितनी आ गई, 32। फिर n की वैल्यू 3 पुट की, तो 8 n की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा आपके पास 9 होता है, मल्टीप्लाई 8 करेंगे 72 आ गया। सही है, तो आपके पास न्यू सीक्वेंस बन गई। जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसको न्यू सीक्वेंस के साथ आपने माइनस करवा दिया, हर एक टर्म माइनस होगी, फर्स्ट टर्म से, सेकंड सेकंड से, और थर्ड थर्ड से। 4 - 8 कितना हो गया, -4। 24 - 32 कितना हो गया, -8। 60 - 72 कितना हो गया, -12। अब आपके पास ये एक लीनियर सीक्वेंस बन रही है, -4 -8 -12। -4 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं कि -8 में कन्वर्ट हो जाए। आप बोलोगे -4 में -4 ऐड कर दे, -4 करेंगे, -8 आ गया। तो -4 और -8 में कितना डिफरेंस है, -4 का। इसी तरह -8 को -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो -8 और -12 में भी कितना डिफरेंस है, -4 का। तो ये लीनियर सीक्वेंस बन गई, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, -4। तो लीनियर सीक्वेंस में सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, bn + c से, क्योंकि बी तो आ गया, अब हमें सी निकालना है। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई। यस सही, सर। चलो। तो अब हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे, बी की जगह पे हमने -4 पुट किया है, एन की वैल्यू 1 पुट की, प्लस सी। एन की वैल्यू 1 पुट की है, तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, जो न्यू सीक्वेंस बनी है माइनस होने के बाद, -4। तो -4 × 1 -4, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। तो -4 + 4, -4 + 4 क्या हो गया, 0। सी की वैल्यू 0 आ गई। सही है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे
जो वाइट स्क्वायर वाली टाइल्स है उसकी nth टर्म का एक्सप्रेशन बन रही है। क्या बन रही है? ए एन स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी 8, 8 n स्क्वायर हो गया, सही है, प्लस बी एन, बी की वैल्यू क्या है -4, तो प्लस माइनस -4n प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 0, सही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ए की वैल्यू 8 n स्क्वायर, फिर प्लस बी की वैल्यू -4n प्लस सी की वैल्यू 0, तो 8 n स्क्वायर -4 × n 4n प्लस 0, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 8 n स्क्वायर और -4n में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, पहली चीज सही है ना, क्योंकि 8 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों से 4 कॉमन आ गया। इसी तरह फर्स्ट टर्म में n स्क्वायर है, सेकंड टर्म में n है, फर्स्ट टर्म में 2n है, सेकंड टर्म में 1n है, तो एक n भी कॉमन आ गया। क्या बचा? फर्स्ट टर्म में 8 में से 4 कॉमन गया तो 2 बचा, और 2n में से एक n कॉमन गया तो एक n बच गया, माइनस सेकंड टर्म में 4n पूरा कॉमन गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, सही। तो ये आपके पास जो है वो आई थिंक जो है वो वाइट वाइट स्क्वायर्स की nth टर्म की एक्सप्रेशन बन गई। अब हम आ जाते हैं, अब हम बनाएंगे किसकी, कलर्ड स्क्वायर्स की, सही है। कलर्ड स्क्वायर्स में भी अगर आप देखो, जो उसकी ओरिजिनल सीक्वेंस है 12, 40, 84, सही है, 3 टर्म्स लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका कॉमन डिफरेंस दूसरी मर्तबा जाके सेम आया था, D2 में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, और वो 16 ही है जो फर्स्ट वाली सीक्वेंस में, ऐसे ही है। तो आपके पास यहाँ पे भी 2a किसके बराबर होगा 16 के, और a की वैल्यू कितनी आएगी 8 ही आएगी, सही है, दोनों के लिए a की सर वैल्यू सेम ही है। हाँ बोलो। सर क्या बोलते हैं, 2 मिनट। सर जो नीचे था उसके अंदर 8 भी तो कॉमन था, तो आपने कहाँ कॉमन? या बेटा 8 8 कैसे एन कॉमन ले लूं? बेटा 8 कैसे दोनों। कॉमन ले लूं? एक नंबर 4 है, एक नंबर 8 है, दोनों के पास 8 है, 4 के पास 8 कहाँ है? बेटा कॉमन ऑलवेज मिनिमम आता है, मैक्सिमम नहीं आता है, कभी भी आ ही नहीं सकता ना। अगर आपके पास जो है वो 8 चिप्स के पैकेट्स है, आपके भाई या बहन के पास जो है वो 4 है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास जो है वो उससे 4 ज्यादा है, लेकिन दोनों के पास कॉमन चिप्स के पैकेट्स कितने हैं? 4 4 ना, उसके पास तो 8 है ही नहीं, सही है। अगर किसी किसी ने आपसे कॉमन पैकेट्स ऑफ चिप्स लेने हैं, तो वो आपके भाई से भी 4 ले सकता है और आपसे भी 4 ले सकता है, सही है। तो कॉमन 4 4 है, क्यों? क्योंकि आपके भाई के पास 4 थे, इसलिए आपके पास भले 8 हो, लेकिन क्या है, उसके पास 8 नहीं है, तो 8 कैसे कॉमन आएगा, सही है। तो यहाँ पे 8 n स्क्वायर और 4n में से कॉमन आपके पास 4 आएगा, क्योंकि 4n के पास 8 थोड़ी है, सिर्फ 4 है। लेकिन जो 8 n स्क्वायर है उसके पास 8 भी है, 8 क्या होता है 4 × 2, इस 8 के पास 4 भी है और 2 भी है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चल, सर नेक्स्ट, अब हम क्या, हाँ। 8 हम्म, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? 8 × 2 नहीं, 8 होता है 4 × 2, बेटा 8 × 2 कहाँ से आ गया, फोर हाँ हाँ, मल्टीप्लाई 4 टू मल्टीप्लाई। होता है। बेटा 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 2, दो टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म है 8, 8 की जगह आप लिख दो 4 × 2, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और साथ में एन स्क्वायर लिखा हुआ है, दूसरी टर्म 4n है, इन दोनों के पास जो चीज सेम होती है वो कॉमन ले ली जाती है, सही है। दो टर्म्स के अंदर, तीन टर्म्स में, चार टर्म्स में जो चीजें सेम होती है वो कॉमन ले ली जाती है, सही है। तो इसलिए हमने 8 को तोड़ के लिख दिया 4 × 2, ताकि हमें पता चले इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। चलो, सर फिर अब 2n हमारे कैसे पास जो, आया? अच्छा बेटा फर्स्ट टर्म में 8 लिखा हुआ है, 8 में से 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? n/2। 2, 2 बच गया, सिंपल, तो 2 आ गया। फर्स्ट टर्म में 2n है, n का स्क्वायर है, 2n के स्क्वायर का मतलब है 2n, और सेकंड टर्म में एक n है, इन दोनों में से एक n कॉमन चला गया, तो फर्स्ट टर्म में 2n थे, एक n कॉमन गया तो क्या बचेगा, कितने n बचेंगे, एक n बचेगा ना बेटा, सही है। और जो सेकंड टर्म थी उधर देखो 4 भी कॉमन चला गया, n भी कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, सही है। चलो, यस सर सही। तो आपके पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस है 12, 40, 84,
12, 40, 84। सही है। इसका भी आपके पास जो है वो दूसरी मर्तबा D2 जाके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो इधर भी 2A 16 के बराबर ही होगा, तो A की वैल्यू इधर भी 8 आएगी। अब आपने इधर भी न्यू सीक्वेंस बनानी है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस ही बनेगी इधर भी। क्यों? क्योंकि 8n² है ना। n की जगह 1 पुट करोगे तो 8, n की जगह 2 पुट करोगे तो 32। सही है। मतलब 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 8, 32। तो ये बिल्कुल 72, थर्ड टर्म 72 बिल्कुल सेम बनेगी। सही है। क्यों सेम बनेगी? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेकंड दूसरी मर्तबा D2 के अंदर, डिफरेंस 2 के अंदर जो है वो सेम आ रहा है। और दोनों ही जगह पे दोनों सीक्वेंसेस के अंदर डिफरेंस 16 आ रहा है। तो इस वजह से जो न्यू सीक्वेंस बनेगी वो दोनों की ही सेम बनेगी। सही है। चलो, अब इन प्रीवियस सीक्वेंस को और न्यू सीक्वेंस को माइनस कर देंगे। 12 माइनस 8, 4। 42 माइनस 32, 8। 84 माइनस 72, 12। तो अब जो न्यू सीक्वेंस बनी वो किस में है? वो कौन सी है? लीनियर। 4 और 8 में कितना डिफरेंस होता है? 4 का। 8 और 12 में भी कितना डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे आपको बी की क्या वैल्यू मिल रही है? 4। -4 नहीं, बस ये फर्क है यहाँ पे। सही है। तो अब बी की वैल्यू 4 है, एन की जगह पे आप 1 पुट करोगे, प्लस सी। सी की क्या वैल्यू है? सी आपको फाइंड करना है, इक्वल टू एन की जगह 1 पुट किया है तो फर्स्ट टर्म क्या है? 4, तो वो 4 लिख दोगे। सही है। तो 4 वन जा 4, प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके -4 हो गया। तो सी की क्या वैल्यू आ गई? 4 -4। सी की वैल्यू 0 ही आ रही है इसमें भी। सही। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? an², ए की वैल्यू है 8n², प्लस बी की वैल्यू है 4n, प्लस सी की वैल्यू है 0। प्लस का 0 खत्म हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? दो टर्म्स बची है ना, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? दो, एक जगह 8 है एक जगह 4 है, बिल्कुल 2 कॉमन आएगा, सॉरी 4 कॉमन आएगा। सही है। और एक जगह 2n है दूसरी जगह 1n है, तो दोनों से n कॉमन आएगा, बिल्कुल सिमिलर 4n ही कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? फर्स्ट टर्म में बेटा 8 में से 4 कॉमन गया तो 2 बचेगा। n² 2n है, इसका मतलब एक n कॉमन गया तो एक n बच गया। 4n पूरा कॉमन गया, कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1 बचा सिर्फ। सही है। प्लस और कुछ नहीं बचता तो 1। तो आपने दोनों सीक्वेंसेस के क्या निकाल लिए बेटा? यहाँ पे एनथ टर्म के फॉर्मूलाज बना लिए दोनों सीक्वेंसेस के। सही है। अब इसने क्या बोलना था क्वेश्चन के अंदर? आपने एक्सप्रेशन निकाल ली, एनथ टर्म की एक्सप्रेशन फॉर्मूलाज बना लिए। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है। ऊपर वाइट स्क्वायर्स की जो है वो एनथ टर्म रखनी है और नीचे कलर्ड स्क्वायर्स की। और फिर जो सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने अपने आंसर देना है। अब फ्रैक्शन बनाएंगे हम इसका। फ्रैक्शन में क्या होगा? ऊपर आएगा वाइट स्क्वायर। तो वाइट स्क्वायर का क्या है आपके पास? पहले हमने वाइट स्क्वायर का निकाला था, 4n मल्टीप्लाई 2n माइनस टू एन प्लस। अब बेटा ये 2n से 2 नहीं हो सकता, और ये पूरा भी कैंसिल नहीं हो सकता, और बिटवीन प्लस का साइन आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। वाइट स्क्वायर्स और कलर्ड स्क्वायर्स के क्या कहते हैं? वाइट स्क्वायर्स और कलर्ड स्क्वायर्स के जो है वो nth टर्म की एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। सही है। फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोल रहा है? इधर भी आपके पास जो पैटर्न्स बनाए हुए हैं, द डायग्राम शोज हाउ टू डिफरेंट रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन बी टेस्लेटेड अरेंज। टेस्लेटेड का मतलब क्या है वो उसने लिखा हुआ है, अरेंज इन अ पैटर्न विदाउट एनी गैप। सही है ना। आपके पास पैटर्न को अरेंज किया गया है विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं है। सही है बेटा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो बेटा आप अगर थोड़ा सा गौर से देखो, कोई भी गैप नहीं है, इसका मतलब है टेस्लेटेड का मतलब है अरेंज किया हुआ है पैटर्न को विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट, ये जो आपको कलर्ड फिगर नजर आ रहा है जो ग्रे या ब्लैक कलर का है, और 4 ब्लैक या ग्रे कलर के जो फिगर्स है, कलर्ड फिगर्स है, कलर्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। बेटा ये आपके पास जो है वो गैप नहीं है, यहाँ पे भी एक जो है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सही। अच्छा, तो आपके पास क्या है? ये भी बता दिया कि ये जो बीच में आपने गैप कंसिडर नहीं करना। सही है ना। तीन पैटर्न्स बने हुए। गिव द नेम्स ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगॉन्स दैट आर यूज्ड इन दीस पैटर्न। सही है। आपके पास इन पैटर्न्स के अंदर ना दो रेगुलर पॉलीगॉन्स यूज हो रहे हैं, उनके नेम्स लिखने।
सही है। एक तो कलर्ड है और एक वाइट है। कलर्ड वाला तो बेटा आप काउंट कर लो पॉलीगॉन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड वाला है। जो कलर्ड पॉलीगॉन्स है ना वो 8 साइड वाले, तो 8 साइड वाला कहलाता है ऑक्टागॉन। सही है। ए वाला है आपके पास ऑक्टागॉन। सही है ना। ए में पहला हो गया ऑक्टागॉन। सेकंड दो है ना, दो रेगुलर पॉलीगॉन है, एक ऑक्टागॉन हो गया कलर्ड वाला। अब व्हाइट वाला, व्हाइट वाला क्या है बेटा, व्हाइट वाला हो सकता है आपके पास स्क्वायर हो, और फोर्स उस व्हाइट वाला जो फिगर है उसमें 4 साइड है, 1 2 3 4। अब हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो, हम यहाँ पे इतनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। सही है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती है। सही है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो हम इसको लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्या लिख देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला ज्योमेट्रिकल फिगर। एक शेप ऑक्टागॉन है 8 साइड्स वाला, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला है। सही है, दोनों नाम बता दिए, पार्ट ए हो गया। अच्छा, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ऑक्टागॉन बड़ा है, वो लार्ज पॉलीगॉन्स कहलाएगा क्योंकि वो बड़े फिगर्स बने हुए, और क्वाड्रिलेटरल छोटे छोटे बने हुए तो वो स्मॉल पॉलीगॉन्स कहलाएंगे। सही है, पार्ट बी। द नंबर्स ऑफ लार्ज पॉलीगॉन्स इन दीज थ्री पैटर्न्स आर इक्वल टू। आपके पास जो है वो इन तीनों पैटर्न्स के अंदर जो लार्ज पॉलीगॉन्स है वो उनकी एक सीक्वेंस दे दी, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। आप देख लो लार्ज पॉलीगॉन्स ऑक्टागॉन है, पहले वाले पैटर्न में 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। दूसरे वाले पैटर्न में कितना है, काउंट कर लो 16 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तीसरे वाले पैटर्न में 36 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फाइंड इन अ सिमिलर फॉर्म, इसी फॉर्म में नंबर ऑफ स्मॉल पॉलीगॉन्स लिखने हैं आपने, इसी फॉर्म में लिखने हैं। सही है ना, इसी फॉर्म का मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म में ही लिखने हैं। सिमिलर फॉर्म का मतलब है अगर लार्ज पॉलीगॉन्स में हर टर्म पे स्क्वायर है, तो सिमिलर में भी क्या होना चाहिए, हर टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। सही है। इन दीज थ्री पैटर्न्स, तीन पैटर्न्स के ही लिखना है। तो फर्स्ट पैटर्न के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट पैटर्न के अंदर आपके पास जो है वो स्मॉलर जो पॉलीगॉन है जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, कॉमा। सेकंड पैटर्न में कितने, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 9 है ना टोटल, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। सही है। फिर थर्ड पैटर्न में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। सही है, तो इसमें बन रहा है 1 9 25। सही है ना, यही है ना, इतने है ना कि फर्स्ट पैटर्न में आपके पास जो है वो स्मॉलर पॉलीगॉन 1 है, सेकंड में 9 है, और थर्ड पैटर्न में 25 है। तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो आपने क्या किया, जो स्मॉलर पॉलीगॉन्स है उनकी भी एक सीक्वेंस लिख दी इन तीनों पैटर्न्स की, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लार्ज पॉलीगॉन्स की गिवन दी हुई थी। सही है। अब आ जाओ पार्ट सी। पार्ट सी भी काफी हद तक आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट सी में क्या है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन एन। आपने एक्सप्रेशन निकालनी है, एन मतलब एन टर्म की एक्सप्रेशन निकालनी है। इसके पार्ट सी के दो पार्ट है, पहले लार्ज पॉलीगॉन्स की भी, और फिर सेकंड के अंदर स्मॉलर पॉलीगॉन्स की भी। सही है। अच्छा, चलो पहले स्मॉलर पॉलीगॉन की निकालते, पहले पार्ट टू करते क्योंकि स्मॉलर पॉलीगॉन का निकालना आसान है। पहले पार्ट टू करते हैं थोड़ा सा। सही, स्मॉलर पॉलीगॉन में क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है 1। देखो फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म में लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। मतलब जितनी भी टर्म आ रही है सब पे स्क्वायर है, तो एन टर्म में भी क्या होगा, स्क्वायर आएगा, पहली चीज। सही है। आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, और सेकंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 5, स्क्वायर तो हमने लगा दिया, स्क्वायर को अगर अभी हटा दो भूल जाओ, तो क्या टर्म्स बन रही है, 1 3 5, नेक्स्ट आएगा 7, फिर 9 एंड सो ऑन। तो आपके पास ऑड नंबर्स की टर्म्स बन रही है। ऑड नंबर्स की बेटा आपको पास एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, n+1। तो ये क्या होता है, n+1 नहीं, आपके पास ऑड नंबर की सीक्वेंस बन रही है, ऑड नंबर की सीक्वेंस का हम निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर की सीक्वेंस 1 3 5, ऐसे ही है ना, 1 3 5 ये बन जाएगी। ऑड नंबर की सीक्वेंस आपके पास 1 3 5 जो बन रही है वो लीनियर बन रही है, कैसे, क्योंकि 1 और 3 में डिफरेंस कितना होता है आपके पास। एक काम करते हैं, नीचे करते हैं पार्ट वन, वरना इधर आएगा नहीं, पार्ट वन इधर हो जाएगा, पार्ट टू इधर करते हैं। टू पार्ट का टू क्या है डिफरेंस आपके होगा। पास, हाँ 2 का डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही है।
पार्ट टू में आपके पास जो है वो स्मॉलर पॉलीगॉन्स है, तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ऐसे ही है। चलो, तो हमें पता है कि हर टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, तो nth टर्म पे भी आएगा स्क्वायर, सही है। और अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो इसकी सीरीज बन रही है 1 3 5, तो 2 का डिफरेंस है, सही है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। हाँ, तो ये लीनियर सीक्वेंस बन गई, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और फॉर्मूला क्या होता है लीनियर सीक्वेंस का, बी एन प्लस सी। तो बी की वैल्यू 2 आ गई, अब सी निकालेंगे, बी की जगह पे 2, एन की जगह पे 1 प्लस सी। इसके बराबर है फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सी इक्वल टू 2 × 1 2, दूसरी साइड पे जाके 1 से माइनस हो गया, सी की वैल्यू आ गई 1 - 2 -1, सही है। सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आपके पास जो बेटा इस लीनियर सीक्वेंस का क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एन, बी की वैल्यू है 2, फिर एन प्लस सी, सी की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस -1, तो 2n - 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो आपके पास जो ये स्मॉलर पॉलीगॉन है, इसकी आपके पास क्या हो गई, nth टर्म का एक्सप्रेशन फॉर्मूला बन गया, 2n - 1 का होल स्क्वायर। अब हम लार्ज पॉलीगॉन का बना देते हैं। लार्ज पॉलीगॉन क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म पे भी स्क्वायर है, थर्ड पे भी स्क्वायर है, तो जो फोर्थ टर्म होगी उस पे भी स्क्वायर, फिफ्थ टर्म पे भी स्क्वायर होगा, हर टर्म पे स्क्वायर होगा, ऐसे ही है ना। तो अब हम कहेंगे कि जो nth टर्म होगी उस पे भी स्क्वायर आएगा, सही है। तो अब स्क्वायर हटा दे तो क्या सीक्वेंस बन रही है, 2 4 6। इसमें भी कितना डिफरेंस है, 2 2 का, सही है। तो ये भी आपके पास लीनियर सीक्वेंस बन गई, बी की वैल्यू 2 है, तो बी एन प्लस सी होता है फॉर्मूला, बी एन प्लस सी। तो बी की वैल्यू 2, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस सी इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो सी इक्वल टू 2, 2 × 1 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का इधर प्लस का है लेफ्ट पे, राइट पे आके माइनस, तो सी की वैल्यू 0 आ रही है, सही है। तो इसका मतलब है आपके पास जो है वो क्या फॉर्मूला बन रहा है, लार्ज पॉलीगॉन का nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या बन रही है, बी की वैल्यू है 2, 2n प्लस सी, सी की वैल्यू है 0, तो 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर। ये आपके पास क्या हुआ, लार्ज पॉलीगॉन्स की nth टर्म आ गई। इसी तरह स्मॉल पॉलीगॉन्स की भी हमने nth टर्म निकाल ली थी, क्या थी वो, 2n - 1 का होल स्क्वायर। इसमें देख लो कुछ पूछना है, चलो। तो सर आंसर 4n है या 2n है? 2n का होल स्क्वायर है, तो 2n का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, 4n स्क्वायर, सही। हम्म, सही है। यस सर। चलो, अच्छा, इसका भी जो है वो 2n - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो अभी इधर ही कर लेते हैं, सही है। क्योंकि इधर बोला नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें हमें ये मतलब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे इसकी आइडेंटिटी को ओपन कर देते हैं, सही है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमने पढ़ी भी थी लास्ट टाइम, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²। a की वैल्यू है 2n और b की वैल्यू है आपके पास 1, सही है। तो आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड बनी हुई, हम राइट बनाएंगे, ए की जगह पे आ जाएगा 2n उसका स्क्वायर -2, ए की वैल्यू 2n, बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर। 2n का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे भी है और n पे भी है, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस 2 × 2 4, 4 × 1 4, और ये n कॉपी, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सही है। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब इस पे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर कर दिया है, सही है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी, सॉरी डी, पार्ट नंबर सी तो हो गया ना। द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पॉलीगॉन्स इन पैटर्न एन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपके पास जो ये पॉलीगॉन्स है, इसमें जो स्मॉल और लार्ज पॉलीगॉन्स है हर एक पैटर्न के अंदर, वो गिवन है इस एक्सप्रेशन से। मतलब अगर आप जो है वो टोटल कर लो कि लार्ज पॉलीगॉन्स कितने हैं, सही है, मतलब हर एक पैटर्न के जो टोटल पॉलीगॉन्स निकाल लो, कि उसमें स्मॉल पॉलीगॉन्स और लार्ज पॉलीगॉन्स को सम करके, ऐड करके, सही है। तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, वो सीक्वेंस किस में बनेगी, an² + bn + c, ये होती है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन जाएगी, सही है। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में तीन आपके पास जो है वो ए बी सी तीन अननोन्स है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, उसी की वैल्यूज निकालनी है, ए बी सी की क्या वैल्यूज है वो बताओ, सही है। अच्छा, तो अब मेरे पास जो है वो पार्ट डी के अंदर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन रही है, an² + bn + c, और मुझे फाइंड करनी है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। और ये जो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है ये किसकी बन रही है, हर एक पैटर्न, मतलब ये सीक्वेंस बनेगी हर एक पैटर्न की टोटल नंबर ऑफ इस पॉलीगॉन्स को यूज करते हुए, सही है।
तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न वन में कितने पॉलीगॉन से काउंट करके लिखे, फिर पैटर्न टू के, फिर पैटर्न थ्री के, उसकी सीक्वेंस बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करें। कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, हमने ऊपर भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था कि मेरे पास फर्स्ट पैटर्न में टोटल पॉलीगॉन्स कैसे आएंगे। जो हेक्सागोन ऑक्टागोन वाले पॉलीगॉन है और जो क्वाड्रिलेटरल वाले पॉलीगॉन है, उन दोनों को सम करके, ऐसे ही है ना। पैटर्न टू में भी यही होगा, पैटर्न थ्री में भी यही होगा। तो टोटल पॉलीगॉन्स कैसे आ रहे हैं, दोनों टाइप के पॉलीगॉन्स को सम करके, ऐड करके। तो हमारे पास अभी यहाँ पे दोनों टाइप के जो पॉलीगॉन्स है उसकी nth टर्म है। तो अगर मुझे टोटल पॉलीगॉन्स की nth टर्म निकालनी है, तो मैं इन दोनों की क्या क्या nth टर्म को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सम कर दूंगा। सही है, चलो आ जाओ। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लार्ज पॉलीगॉन है उसकी nth टर्म क्या है, 4n स्क्वायर। और जो स्मॉल पॉलीगॉन है उसकी nth टर्म है 4n स्क्वायर माइनस 4n+1। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे तो जो टोटल पॉलीगॉन है हर एक पैटर्न में, उसका एक nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। सही है। 4n स्क्वायर+4n स्क्वायर कितना हो गया, 8n स्क्वायर हो गया, माइनस 4n कॉपी +1 कॉपी। एन स्क्वायर वाली टर्म एन स्क्वायर में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी बस। एन वाली एन में होती, कांस्टेंट कांस्टेंट में होता। 4n स्क्वायर+4n स्क्वायर 8n स्क्वायर हो गया, माइनस 4n कॉपी प्लस का 1 कॉपी हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप इसको कंपेयर करो किससे, जो स्टैंडर्ड आपके पास गिवन है, 8an स्क्वायर+bn+c। इसको अगर कंपेयर करें तो बेटा ए किसके बराबर आ रहा है, 8 के। बी किसके बराबर आ रहा है, देखो ना। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, एक काम करता हूँ, मैं वापस इसको नीचे लिख देता हूँ इधर। an स्क्वायर+bn+c। हमें एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। तो ये ए किसके बराबर है, देखो। 8 के साथ भी एन स्क्वायर है, 1 के साथ भी एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए किसके बराबर है, 8 के। ए की वैल्यू आ गई 8। बी के साथ भी एन है और -4 के साथ भी एन है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू किसके बराबर है, -4 के। साइन साइन भी लेना होता है, बी बराबर है -4। अच्छा, सी कांस्टेंट नंबर है, सी के साथ एन नहीं है, इसी तरह वन के साथ भी एन नहीं है, तो सी किसके बराबर है, 1 के। सी किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली आपने। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। नो हम्म। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपके पास, टोटल कितने क्वेश्चन है? 24 तक है। अच्छा, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग है। सही है। ईच पर्सन शेक्स हैंड्स वंस विथ ऑल ऑफ द अदर पीपल एट द मीटिंग। एक मीटिंग हो रही है, उसमें हर बंदा क्या कर रहा है, हैंड शेक कर रहा है अदर पीपल के साथ उस मीटिंग के अंदर। लेकिन हैंड्स वंस, एक मर्तबा। अगर मैं मीटिंग में हूं और 4 बंदे और हैं, तो मैं हर एक पर्सन के साथ एक एक मर्तबा हैंड शेक करूंगा। वापस रिपीट किसी के साथ भी नहीं कर सकता। सही है, 2 मर्तबा या एक से ज्यादा मर्तबा किसी भी हैंड शेक्स नहीं कर सकते। सही। चलो, इन द डायग्राम, डायग्राम के अंदर बेटा आपके पास ये जो डॉट है, ये जो डॉट है ब्लैक कलर में है, ये पर्सन है। और जो लाइंस बनी हुई है ये हैंडशेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। तो बेटा अगर एक ही बंदा है तो हैंडशेक तो एक भी नहीं होगा, अपने हाथ से तो हाथ नहीं मिलाएगा ना। हाँ, अगर 2 बंदे होंगे तो एक हैंडशेक हो रहा है। 3 बंदे हैं तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो 3 हैंडशेक्स हो रहे हैं। 4 बंदे हैं तो 4 हैंडशेक्स हो रहे हैं। इसी तरह 5 पर्सन है तो कितने हैंडशेक्स हो रहे हैं, ये लाइंस को काउंट करके आ जाएगा। चलो पार्ट ए पहले। पार्ट ए में क्या है, ड्रॉ अ सुइटेबल डायग्राम। आपने एक सुइटेबल डायग्राम शोइंग द हैंडशेक दैट अकर व्हेन देयर आर 6 पीपल एट द मीटिंग। अगर 6 बंदे हो, आपने एक डायग्राम बनानी है, सुइटेबल डायग्राम बनानी है हैंडशेक्स की, कि 6 बंदे हैं मीटिंग के अंदर, वो हर एक बंदा सबके साथ एक एक मर्तबा हैंडशेक करेगा, तो इसकी सुइटेबल डायग्राम क्या बनेगी। तो हमने सबसे पहले ये सर्कल ऐसा बना दिया। सही। डॉट बना दिया, मतलब एक। फिर इसी तरह हमने दूसरा डॉट बना दिया, दूसरा। फिर ये तीसरा डॉट बना दिया, तीसरा। फिर ये हमने चौथा डॉट बना दिया, क्योंकि 6 पर्सन है ना, चौथा डॉट बहुत बड़ा हो गया ये। फिर हमने ये पांचवा डॉट बना दिया। और फिर हमने ये छठा डॉट बना दिया। तो ये 6 पर्सन हो गए। अब हैंडशेक्स देखो, पहला फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से भी हैंडशेक करेगा। यही फर्स्ट पर्सन जो है वो आपके पास जो है वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन से भी हैंडशेक करेगा, फोर्थ पर्सन से भी हैंडशेक करेगा, फिफ्थ पर्सन से भी हैंडशेक करेगा, और सिक्स पर्सन से भी हैंडशेक करेगा। सही है। अब आ जाओ, सेकंड पर्सन की बारी है। इसने किस किस से कर लिया है, फर्स्ट से किया है,
तो अब ये थर्ड से भी करेगा, फिर ये जो है वो फोर्थ से भी करेगा, सही है, फिर ये फिफ्थ से भी करेगा, और फिर ये सिक्स से भी करेगा, सही है। सेकंड भी पूरे हो गए, फर्स्ट भी पूरे हो गए, एक एक को करके करोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। अब थर्ड पर्सन पे आओ, देखो थर्ड पर्सन ने फर्स्ट से ऑलरेडी कर लिया, सेकंड से भी कर लिया है, थर्ड से करेगा। तो अपने प्रीवियस वाले से वो करता है, जैसे हम जिस पर्सन पे आएंगे ना वो प्रीवियस वालों से कर चुका है। अब ये जो है वो थर्ड वाला फिफ्थ से भी करेगा, और थर्ड वाला फिर सिक्स से भी करेगा, सही है। चलो, अब आ जाते हैं फोर्थ पर्सन पे। फोर्थ ने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से हैंडशेक कर लिया, अब ये सिर्फ फिफ्थ से करेगा और सिक्स से करेगा। अब फिफ्थ पर्सन पे आ जाते हैं। फिफ्थ ने बेटा बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबसे कर लिया, सिर्फ सिक्स से करेगा। और सिक्स पे जैसे ही पहुंचेंगे, सिक्स ने सबसे हैंडशेक कर लिया है। ये सुइटेबल डायग्राम बन गई है कि छह बंदे हैं और हर एक बंदा सबसे हैंडशेक एक मर्तबा कर रहा है। कोई भी रिपीट इसमें नहीं हो रहा कि एक पर्सन एक ही बंदे से दो मर्तबा हैंडशेक कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। ये रिपीट नहीं हुआ है इस डायग्राम में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में क्या है आपके पास? फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इन एन, एन की फॉर्म में, फॉर द नंबर ऑफ हैंडशेक्स, सही है ना। एन की, एन टर्म की एक्सप्रेशन निकालनी है, किसकी? नंबर ऑफ हैंडशेक्स की, दैट अकर व्हेन देयर आर एन पीपल एट द मीटिंग। सही है, आपके पास कितने पीपल है मीटिंग में? एन पीपल है, सही है, एन पर्सन है। तो उसकी जो है वो हैंडशेक्स की क्या एक्सप्रेशन बनेगी वो निकालना है आपने, सही। अच्छा, तो बेटा आपके पास जो है वो कैसे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस बनाएंगे और फिर इसका निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में कितने हैंडशेक्स हो रहे हैं? फर्स्ट टर्म में एक पर्सन है, सही है। तो मतलब फर्स्ट टर्म में तो एक भी हैंडशेक नहीं हुआ है, तो आप जो है वो फर्स्ट एक ही पर्सन है तो उसका हैंडशेक नहीं लिख सकते। अगर आपके पास जो है वो दो पर्सन है तो एक हैंडशेक हो रहा है, 3% में तीन हैंडशेक हो रहे हैं, 4% के अंदर चार हैंडशेक्स होंगे, 5% के अंदर कितने होंगे? वन टू, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, सही है। फिर इसके अलावा 6 7 8 9, 9 हो रहा है, और ये शायद 10 हो रहा है। एक मिनट, फिर से काउंट करते हैं, अंदर वाले काउंट कर लो, बाहर तो 1 2 3 4 5 है। अंदर वाले एक दो, एक दो, स्टार बन रहा है ना, 1 2 3 4, अंदर चार ही है ना मेरे ख्याल में। हम्म। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। नहीं, अंदर पांच है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और देखो, अंदर ये एक हो गया, ये पूरा एक हम ट्रेस करते हैं, सही है। पूरा दो, दो हो गए तीन, और ये चार, और ये पांच, अंदर भी पांच बाहर भी पांच, तो 10 होगा टोटल, सही है। 10। तो फिर नेक्स्ट वाले में कितने होंगे? अभी जो हमने अभी निकाला है उसमें कितने होंगे? एंड सो ऑन, सही है ना। अच्छा, तो आपके पास ये क्या है? ये तो हैंडशेक्स हो गए ना। अब इसी तरह प्यूपल कितने, वो भी तो लिखने पड़ेंगे ना, सही है। तो जीरो, जीरो से शुरू हो रही है ना सीक्वेंस, हाँ फर्स्ट टर्म क्या है? जीरो है, क्योंकि जीरो आपके पास जो है वो जब एक बंदा है तो उसमें एक भी हैंडशेक नहीं हुआ है, वो जीरो है, सही है। ये तो हमने हैंडशेक की लिख ली। अब हम पीपल की लिखेंगे, पर्सन्स की लिखेंगे, सही है। एक भी हैंडशेक नहीं हो रहा तो एक बंदा है, दो बंदों से एक हैंडशेक हो रहा है, तीन बंदों से, चार बंदों से, फिर पांच बंदों से, सही है। ये पर्सन्स आ गए, सही। तो अब इसका हमने क्या निकालना है? एनेट्रम निकालनी है, सही। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसकी एनेट्रम? हम्म। एनेट्रम कैसे निकालेंगे? हैंडशेक्स की हमने बनानी है, लेकिन आपने एनेट्रम बनानी है हैंडशेक्स की, और इसमें जो एन होगा वो प्यूपल होंगे, वो पर्सन्स होंगे, सही है ना, जो उस वक्त मीटिंग में मौजूद है। ये कैसे बनाएंगे? हम्म। तो उसके लिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है हैंडशेक की जो बनी है, ये किस में है? अगर हम इसको देखें, ये लीनियर तो है ही नहीं। वन का डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है, फिर वन का डिफरेंस आ रहा है, फिर सिक्स का डिफरेंस है, फिर ये डिफरेंस इसी तरह चेंज होगा। और तो ये आपके पास लीनियर भी नहीं बन रही है, और ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन पर्सन तो लीनियर है अ, ना। क्या? पर्सन तो लीनियर है ना। हम्म। पर्सन्स की लीनियर है, लेकिन हमने हैंडशेक की निकालनी है ना, हमने क्या बनाना है? पर्सन तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर है, पर्सन एक एक बढ़ता जा रहा है।
एक्सप्रेशन निकालनी है इन एन में, नंबर ऑफ हैंडशेक्स दैट अकर व्हेन देयर आर एन पीपल एट द मीटिंग। सही है। अगर एक जो है वो आपके पास मीटिंग के अंदर 10 पर्सन है तो कितने हैंडशेक्स कर रहे हैं, तो हैंडशेक्स की हमने निकालनी है। तो जो हम एन एन टर्म बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो उसमें जो एन आ रहा है वो पर्सन है, वो पीपल है। सही है। पार्ट सी में यही है ना, नंबर ऑफ पीपल बताओ कितने हैं मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं एग्जैक्टली अगर सर 276 हमें हैंडशेक्स होंगे तो कितने। क्या होगा वो, क्वाड्रेचुरल हो गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही है क्योंकि डिफरेंस आ ही नहीं रहा कुछ भी। अगर आप देखो ना 0 1 का क्या डिफरेंस है, 1 और 3 का क्या है। अच्छा अगर हम ले ले 0 1 0 1 3 4 10 एंड सो ऑन, तो अगर नेक्स्ट का भी हम काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7, मुश्किल है ये काउंट करना काफी ना। हम्म। वैसे आई थिंक सो मेरे हिसाब से 80 है कुछ हैंडशेक्स। मुश्किल है इसका काउंट करना वैसे तो। लेकिन यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 0 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का। सही है, पैटर्न चलो चेक करते। फिर 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का। फिर 4 और 10 में कितना डिफरेंस है, 6 का। सही है। तो कोई पैटर्न आ रहा है, नहीं कोई भी नहीं आ रहा है। अब अगर हम जो है वो इस सीक्वेंस का 1 2 का डिफरेंस देखें तो 1 का है, 2 1 का देखें तो -1 का है। सही है। और फिर 1 और 6 का देखें तो 5 का है, तो इस तरह तो ये बनेगी नहीं, बनी नहीं रही है। सही है। अच्छा। हम्म। तो अब हमारे पास ये जो 6 पैटर्न जो हमने बनाया है, जो 6 बंदों वाले। क्या हुआ। अगर हम सीक्वेंस को ऐसे ही छोड़ दें हम्म। सो नहीं हो सकती। किस किसको ऐसे ही छोड़ दे। अगर हम सीक्वेंस को ऐसे ही छोड़ दें सॉल्व तो नहीं हो सकती है, जब इसका सीक्वेंस ही सीक्वेंस कोई डिफरेंस नहीं ही बन निकल रही रहा है है, एक मिनट, हाँ कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, तो ये लीनियर भी नहीं बन रही, क्वाड्रेटिक भी नहीं, क्यूबिक भी नहीं बनेगी क्योंकि क्यूबिक तक हमने पढ़ना है, लेकिन इसने बोला है बनानी है। तो अब हमारे पास ये कैसे बनेगा। हम्म। इसका ना मैं आपको एक बता देता हूँ कि कभी भी हैंडशेक्स का क्वेश्चन आए ना, हैंडशेक्स का या इस तरीके का, तो इसका एक छोटा सा ना एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे बनता है, इस तरीके से तो नहीं बन सकता। सही है। इसका बेटा फॉर्मूला होता है NC2। सही है। क्या होता है, NC2। सही है। अब ये सी क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आप पढ़ोगे नहीं कभी भी, ये है ही नहीं ना। अ, तो ये सी कैसे आएगा, ये कैसे निकलेगा। देखो NC2 होता है आपके पास एन। सही है। NC2 आपके इसका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड में NC2 का ना फॉर्मूला होता है, डिवाइड में ये जो 2 है 2 फैक्टोरियल, और n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। n-2 फैक्टोरियल। तो ये इसका ये होता है। सही है। अब अगर आप कंसिडर करो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल है। सही है। n क्या है, नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल अगर आपके पास 3 है, तो आपने 3 लिखा, कैलकुलेटर में ना सी होता है, कैलकुलेटर में सी कहाँ पे होता है, कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। आप जो है वो शिफ्ट दबा के अगर ये डिवाइड वाले साइन को प्रेस करोगी ना तो सी आता है, लेकिन सबसे पहले आपको एन लिखना पड़ेगा। एन हम ले रहे हैं 4 पीपल है, और शिफ्ट दबा के हमने सी दबाया और नीचे 2 लिख दिया, 4C2 कितना आ गया, 6। सही है। अच्छा, फॉर्मूले क्या होता है इसका, हैंडशेक्स का NC2-2 होता है। सही है। तो NC2 आ गया 6, और -2 करेंगे तो कितने आ गए हैंडशेक्स, 4। सही है। इसी तरह आप जो है वो पहले 5 लिख लो, नंबर ऑफ पर्सन 5, और फिर n शिफ्ट दबा के डिवाइड का साइन दबा दो, तो ये आपके पास सी आ गया, और फिर आपने 2 लिख दिया, तो वैल्यू आ गई आपके पास 10। सही है। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। अच्छा, तो इसका जो है ना वो अगर आपको जनरल टर्म बनानी है तो उसकी जनरल टर्म ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। सर। सर यानी एक्सप्लेनेशन मार्क, हम्म। मार्क का मतलब
फैक्टोरियल है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है ना, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। एक मिनट, ये पैटर्न जो थ्री बना हुआ है, पैटर्न जो सॉरी फोर है, पैटर्न फोर में ऑफ द अदर पीपल एट द मीटिंग, तो आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है वो फोर्थ पर्सन के साथ तो कर ही नहीं रहा, हैंडशेक नहीं कर रहा है। फर्स्ट ने सेकंड के साथ किया, थर्ड के साथ किया, फर्स्ट का फोर्थ के साथ तो नहीं हो रहा, और फोर्थ इसी तरह इन दोनों का भी नहीं हो रहा, तो इसने ये तो नहीं बनाया हुआ था, ये तो मिसिंग था इधर। सही है। लेकिन फिफ्थ पैटर्न के अंदर तो ये इसने सारे बनाए हुए थे ना, लेकिन इसमें नहीं बनाए हुए, तो इसका मतलब miss पे। तो आपके पास जब फोर बंदे जब होंगे, पीपल होंगे, तो वो हैंड कितने हैंड होंगे? टेक, हर ने बांटना है। फर्स्ट वाले ने सेकंड, सही है, लेकिन फर्स्ट वाले ने थर्ड से तो नहीं किया और फोर्थ से किया, तो फर्स्ट वाले ने फिर थर्ड से भी किया। सही है। हमने फोर्थ मतलब क्या यूज हो, सर एन सी, हाँ एन, सही है, एन टू। एन क्या है, नंबर ऑफ, हाँ क्यों आ रहा है हैंड का? एक फर्स्ट पर्सन का भी एक हैंड है और दूसरे पर एक ही हैंड, तो दोनों का एक सर एक आपकी हैंड आवाज मिलती है। अटकती है। बोलो क्या बोल रही हो। हम्म, मैं बोल रही थी आपकी हाँ आवाज बोलो। बहुत अटकती अच्छा एक मिनट रुको। है, आपकी आवाज बहुत अटकती है। अब आ रही है मेरी आवाज? बस, यस सर आ रही चल मैं क्या था यहाँ पे ना, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में क्या था कि जो फोर डायग्राम बनी हुई थी, उसके अंदर चार पर्सन से चार पीपल थे, वो जब एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे तो कितने हैंडशेक्स होंगे? फोर हैंडशेक्स नहीं होंगे बल्कि सिक्स हैंडशेक्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट ने थर्ड वाले के साथ नहीं किया हुआ था। सही है। और सेकंड ने जो है वो आपके पास फोर्थ वाले के साथ नहीं किया था, तो वो हमने वो करवा दिया, तो टोटल सिक्स हो गए। सही है। तो अभी भी अगर आप देखो, तो वन का डिफरेंस है, फिर टू का डिफरेंस है, फिर थ्री का है, फिर फोर का है। अब तो हैंडशेक्स की इजीली आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है, कोई मसला, तो अब ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, हाँ इजीली आप निकाल सकते हो। सही है। कैसे हो जाएगा? जीरो, वन, थ्री, सिक्स, टेन। जीरो और वन में कितना डिफरेंस है? वन का। वन और थ्री में कितना है? टू का। थ्री और सिक्स में कितना है? थ्री का। सिक्स और टेन में कितना है? फोर का, एंड सो ऑन। अगला आएगा फाइव का डिफरेंस, मतलब इसमें 15 बनेंगे। सही है। काउंट अगर हम कर ले, जो हमने नेक्स्ट पैटर्न बनाया उसमें 15 बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कलरिंग कर देते हैं। हाँ, अंदर वाले, बाहर तो पता है हमें कितने, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, बिल्कुल सही है, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन। फिफ्टीन बन गए, तो नेक्स्ट पैटर्न जो छोटा पैटर्न हमने बनाया था उसमें 15 बन रहे हैं। 15, तो 10 और 15 में कितना डिफरेंस है? 5 का। सही है। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंस का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा वो सेम आ रहा है, वन, टू और थ्री का डिफरेंस वन, थ्री फोर का वन, फोर फाइव का वन, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन रही है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे। सही। अच्छा, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन गई, अब हम इसका इजीली जो है वो एनर्ट्रम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में आपको पता है क्या होता है, कि जो टू ए वो किसके बराबर होता है? टू ए किसके बराबर? टू ए किसके बराबर होता है आपके पास? डिफरेंस का जो सेकंड डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस था वन डी, ये टू डी सेकंड डिफरेंस था। सही है ना? मतलब डी वन फर्स्ट डिफरेंस, डी टू डिफरेंस टू। तो टू ए किसके बराबर होता है? जो डिफरेंस आ रहा होता है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, वन आ रहा है। तो टू ए किसके बराबर है? वन के। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? वन अपॉन टू। सही है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जीरो, वन, थ्री,
6, 10, 15, इसको एक न्यू सीक्वेंस से माइनस करवाना है। या यहाँ पे हम डायरेक्ट भी जो है वो इसकी nth टर्म बना सकते हैं। हमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न हो रहा है? हम्म। पैटर्न समझ में आ रहा है कि न्यू टर्म कैसे आ रही है? जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? पहले डिफरेंस 1 था दो टर्म में, फिर दो नेक्स्ट टू टर्म में 2 का डिफरेंस है, फिर कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ऐसे ही है ना? तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जो न्यू टर्म आ रही है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस में 1 ऐड होता जा रहा है, ऐसे ही है ना? डिफरेंस में क्या ऐड होता जा रहा है? 1। सही है। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर मैं 2a² से निकालू, सॉरी, a² मेरे पास क्या है? a n स्क्वायर होता है ना? तो a की वैल्यू है 1/2, n की वैल्यू क्या है मेरे पास? n²। सही है। सबसे पहले मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 आ गया, कॉमा। फिर n की वैल्यू में 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 2 आ गया, कॉमा। सही है। फिर n की वैल्यू में क्या पुट करूंगा? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाएगा? 9/2 मतलब 4.5, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अभी डिफरेंस कितना सेम आ रहा है? नहीं, अभी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बन रहा है। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो बनी है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्योंकि 4.5 आ रहा है ना, 9/2 कितना होता है? 4.5, 2 और 4.5 में 2.5 का डिफरेंस है। 1 और 2 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1.5 का। कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये क्वाड्रेटिक जरूर है, लेकिन इसमें आपके पास क्या है? क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 आ रही है ना, ए की वैल्यू आपके पास नहीं आ रही। सही। सही है। तो अब इसको कैसे करेंगे? क्योंकि 2a बराबर है 1 के, ये तो सही है। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ रही है। सही। तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस फ्रैक्शन में आ सकती है, लेकिन फर्दर जो है वो न्यू जो सीक्वेंस बन रही थी माइनस होने के बाद, वो लीनियर नहीं बन रही थी, तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने की, nth टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। सही है। एक तो तरीका ये है डायरेक्ट बना लो, वरना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सही है। आई थिंक वही यूज करते हैं हैंडशेक्स के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल आ रहा है। सही है। तो मैंने क्या बताया था आपको? एन फैक्टोरियल का सी क्या टू मतलब? सही। फैक्टोरियल बेटा ये होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल कब खत्म होगा? जब 5 अपने प्रीवियस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 5 से प्रीवियस नंबर क्या होता है? 5 से छोटा नंबर क्या होता है? 4। सही है। फिर 4 अपने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3। फिर 3 अपने छोटे नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, कहाँ तक जाएगा? 1 तक। और 1 पे फैक्टोरियल रुक जाता है, और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो सही है, तो हम 1 फैक्टोरियल पे रोक के डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं। तो कोई भी नंबर जिसके आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, वो जब जाके खत्म होता है, जब आपके पास, जब तक 1 नहीं आ जाता। सही है। और कैलकुलेटर के अंदर बेटा आपके पास जो है ना वो ये फैक्टोरियल का है सिंबल। आप शिफ्ट दबा के, अगर ये क्या कहते हैं, x⁻⁻1 वाली की दबाओगी, x⁻⁻1 वाली की सेकंड रॉ में है। सही है। शिफ्ट दबा के अगर दबाओगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा, लिखो 5, शिफ्ट दबा के ये दबा दो तो आंसर 120 आ जाएगा। सही है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो आप जो है वो NC2 वाला जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि उससे जो है वो इजीली आपकी सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस की nth टर्म इस क्वाड्रेटिक से नहीं बनेगी। सही है। ये क्वाड्रेटिक से ये क्या कहते हैं, मुश्किल हो रही है बनना, और से मतलब बनाना इतना आसान नहीं होगा। और ये हैंडशेक जब भी होगा ना एक मर्तबा, तो आप NC2 डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या हो गया? NC2। NC2 आपको पता है NC2 क्या होता है? n फैक्टोरियल। सही है। और डिवाइड में ये जो 2 है वो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। ये इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। अगर अगर क्या कहते हैं, n क्या है? नंबर ऑफ पीपल है। अगर यही पीपल एक से ज्यादा मर्तबा आपस में हैंडशेक करेंगे, तो फिर ये सिंपल NC2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मर्तबा करेंगे, 3 मर्तबा करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मर्तबा करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सही है।
लेकिन अभी एक मर्तबा कर रहे हैं तो सिर्फ NC2 आएगा। पार्ट सी करते हैं इसका। पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? हेंस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। पीपल बताओ कितने, हु अटेंड अ मीटिंग, कितने पीपल है जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है। एग्जैक्टली कितने हैंडशेक्स हो रहे हैं? 276 हैंडशेक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब 276 किसके बराबर है? n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-2 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, अब यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या है? नंबर ऑफ पीपल। अब ये नंबर ऑफ पीपल कैसे निकलेगा देखो। 276। अच्छा, 1 मिनट रुकना बेटा।